हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स देखने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम न्यू चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हम बर्नौलीज इक्वेशंस को देखने वाले हैं। बर्नौलीज इक्वेशन इज़ टोटली ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो हम देखेंगे। बट उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने इन सब चीज़ों को देखा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स को हमने देखा था, ठीक है। और फिर हमने देखा था फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ फ्लूइड ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कि हमने क्या देखा था कि मैं बेसिकली सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था, हमने एफ बी विच इज बायंट फोर्स देखा था। तो बायंट फोर्स क्या होता है, फोर्स बाय लिक्विड। तो बेसिकली ये किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स बाय लिक्विड था ऑन विच, ऑन बॉडी। तो लेट्स से कि अगर मेरा यहाँ पे ये कंटेनर है और यहाँ पे लिक्विड फिल्ड अप है और ऐसे इस तरह से कुछ बॉडी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बायंट फोर्स लग रहा होता है। और वो किस डायरेक्शन में लग रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस बायंट फोर्स इज नॉट अपवर्ड फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी। एंड एफ बी क्या था, रो एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। रो एल मींस डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, राइट। तो वो फार्मूला क्या था, हमने क्या देखा था उस फार्मूला में, हमने ये तीन फार्मूलाज देखे थे, वी आई अपॉन वी टी, वी ओ अपॉन वी टी एंड वी ओ अपॉन वी आई, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला था, हमने बेसिकली कुछ नहीं देखा था। हमने यहाँ पे क्या किया था कि एक जैसे कि फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, पूरा फ्लूइड फील्ड है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था यहाँ पे कि इस फ्लूइड में लेट से कि कुछ एक आर्बिट्रेरी शेप का एक बॉडी है, ठीक है। तो इसका हमने क्या बोल दिया था कि टोटल वॉल्यूम जो है वी टी मान लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद बोला था कि वी ओ इज द वॉल्यूम आउटसाइड द फ्लूइड एंड वी आई इज द वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड। तो वहां से हमको एक रेशियो मिला था विच वॉज दिस वन, वी आई अपॉन वी टी था रो बी अपॉन रो एल। रो बी वॉज डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिमिलरली वी ओ अपॉन वी टी था रो एल माइनस रो बी अपॉन रो एल, और वी ओ अपॉन वी आई था रो एल माइनस रो बी अपॉन रो बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि ये कैसे निकलता है। तो बेसिकली हमने वी टोटल को क्या किया था, हमने कुछ नहीं, वी टोटल को हमने वी ओ प्लस वी आई मान लिया था, राइट। और वहां से हमने फिर निकालना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, बायंसी का फॉर्मूला लगा दिया था और वहां से हमने निकालना शुरू कर दिया था। तो बायंसी क्या होता है यहाँ पे, तो रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो वी आई होगा वही डिस्प्लेस होगा, तो वी आई इंटू जी जो था आपका क्या हो जाएगा इस केस में, बायंसी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो है बॉडी एट इक्विलिब्रियम है, तो वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप एम जी लिख दोगे, ठीक है। तो ये एफ बी को बराबर एम जी कर दोगे, तो एम जी आपका आ जाएगा। अब एम जी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो एल वी आई इंटू जी। और एम जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू रो, क्या यहाँ क्या होगा, बॉडी, ठीक है। वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, रो वी, ये आपको क्या हो गया, मास जी। तो अब यहाँ से जी जी कैंसिल हो गया, तो आपको अब वी आई अपॉन वी टोटल मिल गया। रो वी आई अपॉन वी टोटल क्या हो गया, रो बी अपॉन रो एल, ठीक है। तो यही आपका पहला आ गया। अब वी आई की जगह पे आप यहाँ पे आप फर्दर आप निकाल सकते हो, वी आई को लिख दो, वी टोटल को लिख दो वी ओ प्लस वी आई, फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो बाकी आपको दोनों फार्मूलाज मिल जाएंगे, वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। चलो अब विदाउट एनी डिले हम ये सब टॉपिक बेसिकली देखने वाले हैं। लेट्स होप कि हम कितना कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, फिर वेंचुरी मीटर क्या होता है उसका देखेंगे। तो वेंचुरी मीटर कुछ नहीं है, वेंचुरी मीटर बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशंस पे ही डिपेंडेंट है, तो उसका हम एप्लीकेशन है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं बर्नौलीज का एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम प्रेशर डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं और हाइट डिफरेंस नापते हैं, डेल्टा पी वगैरह ये सब है, तो हम देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जानने से पहले मैं लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम। तो वो क्या होता है कि लेट से कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी शेप का कंटेनर है, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी शेप का कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया जो है, ये एरिया जो है इसको मैंने ए वन मान लिया, ठीक है। और इस एरिया को हमने ए टू मान लिया, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था कि जब से पहले हमने जो रो जी एच वगैरह देखा, फिर प्रेशर डिफरेंस देखा, फिर उसके बाद उसी स्टैटिक फ्लूइड को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में लेके गए जहाँ हम कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे थे। फिर फर्दर हमने क्या देखा, हमने रोटेशन किया फ्लूइड को, फिर हमने बायंसी देखा जहाँ पे कि हमने एक बॉडी को डाल दिया जो कि लिक्विड में सबमर्ज्ड कर गया। तो हमने तीन केसेस देखे कि क्या होगा, सिंक कब किस केस में कर जाएगा, जिस केस में वेट ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा बायंट फोर्स से, ठीक है। फिर हमने इक्वल टू के केस देखे, और हमने देखा एक जिसमें कि बॉडी क्या होगा, फ्लोट कर जाएगा, जहाँ पे कि एफ बी जो है ग्रेटर देन हो जाएगा वेट के, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी फ्लोट करने लगती है। तो ये तीन केसेस हमने देखे। ये सारे केसेस जो थे ये कब का था, ये जब व्हेन वी आर एज्यूमिंग कि फ्लूइड इज स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशंस थी। अब जो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटीज, बर्नौलीज एंड सम अदर फॉर्मूलाज, तो यहाँ से हम ये मानेंगे कि फ्लूइड जो है डायनेमिक इन नेचर है। बट अगेन हमारा कुछ कुछ एजम्पन्स वही रहने वाला जो कि हमने आइडियल फ्लूइड के लिए लिया था। सबसे पहला एजम्पन्स क्या है कि फ्लूइड विल बी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ये सब आप नोट कर सकते हो, ठीक है, मैं बोले जा रहा हूँ, यू कैन नोट इट।
तो फ्लूइड इज इन इनकम्प्रेसिबल इन नेट, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल मतलब फ्लूइड जो है इन कंप्रेस नहीं होने वाली है, ठीक है। फ्लूइड में वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, डायनामिक के केस में ये मतलब डायनामिक जब फ्लूइड हो जाता है तो इसमें यही होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि इनकम्प्रेसिबल, जो कि मैंने बता दिया। फिर कोई विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन हम नहीं मान रहे तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होने नहीं वाला है, ठीक है। और जो ईच एंड एवरी पार्टिकल होते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा, ये सब हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे एजम्पन्स हैं। तो मैं बता ही देता हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा पहला, ठीक है। पहला क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा क्या है? नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है, ठीक है। नो विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल मतलब कोई कंप्रेस नहीं होगा। नो रोटेशन इन फ्लूइड पार्टिकल, दिस इज फोर्थ। नो रोटेशन इन फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। तो ये सारे हमारे केस हैं, ठीक है। नो रोटेशन इन फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, आइडियल फ्लूइड का, ठीक है। और बेसिकली इन डायनेमिक में, तो अभी हम सबसे पहले आप डायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्लूइड इज मूविंग, इट इज नॉट नो लॉन्गर रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। अब नॉट एट रेस्ट, ठीक है, नॉट एट रेस्ट, क्लियर है यहाँ तक? तो अब जो है मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ A1 और A2 में यहाँ पे पूरा फिल्ड है, मान लो कि एक किसी एक तरह का कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ध्यान से मेरी वर्ड को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेंटली मैं वी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं दिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। वी वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम पे मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपका क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप पर यूनिट टाइम आप सप्लाई कर रहे हो उतना ही यहाँ से ये निकलेगा भी, ठीक है। तो यही आपका, तो यहाँ से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा? वी वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा पर यूनिट टाइम, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम। क्यों जी? ये इसीलिए निकलेगा कि अगर एक समय के लिए, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेट से कि ये कंटेनर जो है ये पूरा फिल्ड है, ठीक है, यहाँ पे पूरा तरीके से फ्लूइड फिल्ड है, और एज वी स्टेटेड दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, तो जितना रेट से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम यहाँ पे इनलेट में सप्लाई करोगे उतना ही तो यहाँ से ये बाहर आएगा ना, नहीं तो फ्लूइड तो फिर इन कंप्रेस होने लगेगी ना। सिंस की फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो आप जितना रेट से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हो उतना ही रेट से वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कंटेनर से बाहर जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतना ही यहाँ से ये बाहर आएगा। तो इसको मैं आसान भाषा में सिर्फ समझाने के लिए ये लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो, विच इज रेट ऑफ फ्लो किसका? मतलब बेसिकली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, या इसको अच्छे से लिखो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो। इनलेट जो हो जाएगा, मतलब इनलेट मीन्स जितना अंदर आया इस सिस्टम में या फिर इस कंटेनर में, जितना रेट ऑफ फ्लूइड जो अंदर आया उतना ही बाहर जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? आउटलेट। मैं लिख सकता हूँ ना, ये मैं आसान भाषा में, बस आपको समझना है ये, ठीक है। ऐसा आपको कोई डेफिनेशन उतारने के लिए कोई बोल भी नहीं रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना रेट ऑफ फ्लो हुआ, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम जितना आपका इनलेट हुआ इस कंटेनर में, जितना इनलेट गया, ठीक है, जिस भी रेट से गया पर यूनिट टाइम वॉल्यूम जितना भी, उतना ही वॉल्यूम जो है पर यूनिट टाइम इसमें आउटलेट होगा, मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही रेट ऑफ फ्लो इनलेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो आउटलेट, आपको रिमेंबर करने के लिए सबसे ईजी है, ठीक है। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, ठीक है। तो मतलब कि जिस रेट से आपका जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपने अंदर भेजा उतना ही बाहर आएगा, तो इनलेट बराबर आउटलेट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो लेट से कि डी वी अप, मैं रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, तो मैं डी वी यहाँ पे वी ओ एल लिख रहा हूँ, डी वॉल्यूम अपॉन डी टी इक्वल्स टू इनलेट इक्वल्स टू डी वॉल्यूम अपॉन डी टी आउटलेट हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब मैंने क्या लिखा
कि जितना आपका इनलेट है रेट ऑफ फ्लो उतना ही आपका रेट ऑफ फ्लो आउटलेट का है, ठीक है। बेसिकली रेट ऑफ फ्लो जितना आपका इनलेट का है उतना ही रेट ऑफ फ्लो आउटलेट का है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर गौर से देखो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को A1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, यही तो आपका एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल। और यहाँ पे मैं क्या वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, A2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो मैं किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम का बात कर रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस जस्ट इंस्टेंस पे जब मैंने देखा, ठीक है, स्नैपशॉट लेके, तो मैं देखा कि जितना वॉल्यूम आ रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जा रहा है, रेट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो इनलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो आउटलेट। तो मैं डी वॉल्यूम को यहाँ पे मैं D A1, लेट से कि यहाँ पे x1 लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड को करने के लिए। यहाँ पे भी आप मान लो कि ये ADX1 हो गया, ये ADX2 हो गया, A2DX2 हो गया, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम को, छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे एक पैकेट का लिक्विड का, ठीक है, एक छोटा सा। उसी तरीके से यहाँ पे मैं dA2x2 अपॉन dt लिख सकता हूँ, ठीक है, उस एक इंस्टेंट टाइम पे तो dt तो सेम रहेगा। अब मैं A1 को बाहर लाके dx1 अपॉन dt इक्वल्स टू A2 को फिर से यहाँ बाहर ले आओ dx2 अपॉन dt। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? यस सर। क्या लग रहा है? A1 dx2 अपॉन dt इज व्हाट, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो v1 मैं लिख देता हूँ इसको, और ये भी वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसको मैं A2 V2 लिख दूंगा। तो आपका यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। मतलब कि जित आपका रेट ऑफ फ्लो, अगर वॉल्यूम को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो मैं अच्छे से, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, तो लेट्स से कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस शेप का है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, और ये A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, दिस इज A1 अगर मैं बोलूँ एंड दिस इज A2 अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे अगर V1 स्पीड से जा रहा है अगर आपका फ्लूइड V1 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ V2 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है अगर आपका फ्लूइड, तो आप क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखोगे? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ डायनामिक फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, हमारा एनर्जी कंजर्व है, तो हम ये सब मान सकते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा बात कि इनकम्प्रेसिबल आपका फ्लूइड है और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रीमलाइन मतलब एक लाइन में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब कि आपने जितने रेट से आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपका जितना भी रेट से इनलेट हुआ है उतना ही रेट से वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है आपका आउटलेट होगा। तो रेट ऑफ फ्लो इनलेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो आउटलेट। तो वहां से मैं हमने निकाला कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो इसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द लेक्चर ऑफ डायनामिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी यहाँ तक आपको डाउट? आई होप कि आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आती है सामने, ठीक है। क्या चीज़ें सामने आती है मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो कि A1 ग्रेटर देन A2 है कि नहीं? सही बात है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 ये इससे ग्रेटर है A2 से, है ना। अब यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है ना। अब मैंने बोला A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 है। चलो ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ A1 बाई A2 V1 इक्वल्स टू V2। अब सिंस कि A1 ग्रेटर देन A2 है, तो A1 बाई A2 तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये टर्म ग्रेटर देन हो जाएगा तो इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये A1 बाई A2 आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जब A1 बाई A2 आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इट मीन्स कि ये A1 बाई A2 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इट मीन्स कि ये टर्म जो है ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि V2 जो है क्या हो गया? ग्रेटर देन V1 हो गया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि A1 बाई A2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड नाउ A1 बाई A2 अगर समझने का है तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर बहुतों को हिट नहीं करता है ये, कोई बात नहीं, अगर हिट नहीं करता आप लिख लिया करो, ठीक है, धीरे धीरे लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। इक्वल्स टू ये दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज LHS, दिस इज RHS एंड LHS आर इक्वल, तो V2 बाई V1 विल बी ऑल्सो इक्वल ग्रेटर देन 1, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। इस तरह से भी समझ सकते हो, समझने का तरीका है, ठीक है। तो V2 ग्रेटर देन V1 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि अगर V2 ग्रेटर देन V1 हो गया तो मैं कुछ चीज़ें
पता लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ कि अगर जिसका एरिया कम है, अगर A2 का एरिया कम है तो V2 ज़्यादा आ रहा है, A1 का एरिया ज़्यादा है तो V1 कम है। इसका मतलब कि फ्लूइड का फ्लो का स्पीड जो है, यहाँ पे इनलेट हो रहा है और यहाँ पे आउटलेट हो रहा है ना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा रफ्तार से फ्लूइड निकल पा रहा है रैदर देन जितना कि यहाँ से अंदर आ रहा है जिस स्पीड से। क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है, कम है, और यहाँ का एरिया ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि यहाँ से एक चीज़ आता है, इसको आप दिमाग में रखना। जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखोगे तो आपको ये दिमाग में हिट करना चाहिए कि जहाँ पे एरिया आपका कम है वहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, अब इसका सबसे साधारण उदाहरण है, आपने मोटर का पाइप देखा होगा। ठीक है, पाइप से जब आप कभी भी गार्डनिंग कर रहे होते हो, आप कभी भी ये कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, कभी कभी पाइप की ओपनिंग को दाब देते हो, ठीक है, उसके फेस को कवर कर देते हो अपने अंगूठे से। तो क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रफ्तार से फ्लूइड निकलने लगता है। ठीक है, लिक्विड जो है बेसिकली उसकी रफ्तार तेज हो जाती है ना। तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज कि आप A2 एरिया को आपने कम कर दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और जो वेलोसिटी बढ़ी तो उसका रेंज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यही है, यही आपको, यही ट्रेड ऑफ देखना है कि एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम। ठीक है, क्लियर है? तो यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। एक क्वेश्चन मैं लिख के लाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, उसको हम देखेंगे। बेसिकली ये मैं लिख के लाया था। ठीक है, इसको अपन ऊपर ले लेते हैं। हम्म, चलो, ये क्या कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, एक इस तरह से बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस तरह का इसका डिजाइनिंग है, यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, और इधर इधर फर्दर बाइफरकेट हो गया, ठीक है, और इस टनल में चला गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का भी एरिया गिवन है, यहाँ का भी गिवन है, यहाँ का भी गिवन है, यहाँ का भी गिवन। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली गिवन है। तो ये एरिया, इसको, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, नॉट दिस वन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से, आई थिंक दिस इज 5 और 15, आई थिंक दिस इज 15 मीटर, 15 ही मान लो। ठीक है, हाँ, नो, एरिया सेम है ना, उसको 5 ही रखो। ठीक है, चलो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूँ कि सब सारे वैल्यूज तो मुझे दिए हुए हैं, मुझे को वी फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो विजिबल है कि यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, बाकी इन सब चीज़ों में आउटलेट हो रहा है ना, यहाँ भी आउटलेट हो गया। तो इट मीन्स कि दिस इज इनलेट, तो रेट ऑफ इनलेट इज रेट ऑफ आउटलेट, एंड ऑल दीज आर आउटलेट। तो मैं ये बता सकता हूँ ना कि मैं क्या लिख सकता हूँ, कि अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, A1, दिस V, दिस इज इनलेट, यही आपका इनलेट का रेट हो गया। क्योंकि देखो, dV/dt आपका इनलेट रेट था, उसको हमने तोड़ के क्या लिखा, A × x/dt। यहाँ से हमको क्या आ गया, AV मिल गया था। तो यहाँ पे ये V जो था ये क्या था, स्पीड था, और यहाँ पे जो ये V है ये क्या थी, वॉल्यूम थी। तो अब तो हमको मिल गया ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनलेट भी आपका AV है और आउटलेट भी आपका AV है। तो AV इनलेट इज इक्वल्स टू AV आउटलेट। तो आपका यहाँ पे AV इनलेट तो AV ही रहेगा, ठीक है, लेकिन AV आउटलेट सम हो जाएगा, किसका, इसका, इसका, इसका और इसका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आउटलेट है ना। हम यहाँ से इनलेट कर रहे हैं और इन सब चीज़ों में बाइफर्केट करके आउटलेट में जा रहे हैं। क्लियर है? तो मैं लिखूंगा AV इक्वल्स टू, यहाँ पे एरिया क्या है इसका, अगर इसका देखो तो A1 × V1 है। ठीक है, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, तो 10 × 5 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको आप समझ में आएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे तो 10 × 5 ये भी हो जाएगा, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, 40 × 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 20 × 2। ठीक है, प्लस 20 × 2। आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, वाई, बिकॉज ये एरिया और बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। तो 70 × V इक्वल्स टू 50 + 50 + 40 + 40। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो तो 100 + 40 180/70। ठीक है, तो दिस इज 18/7 मीटर पर सेकेंड। तो यही, इस रेट से आपका, मतलब इस स्पीड से आपका फ्लूइड इसमें जा रहा है 18/7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? काफ़ी इजी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब हम बर्नौलीज को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे। तो बर्नौली ने क्या फाइंड किया था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो हम इसमें जो है, सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर बर्नौलीज की फाइंडिंग क्या थी, उन्होंने क्या फाइंड किया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, और ये ग्राउंड है, से की रेफरेंस है।
इसको मैंने 0.1 बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने 0.2 बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे लेट से कि ये वेलोसिटी v2 से फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ फ्लूइड v1 से आ रहा है, v1 एंड v2 जो है आपका क्या हो गया, वेलोसिटी है, वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड एट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A2 है, ठीक है। ये जो है रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। अब देखो ये बर्नौलीज ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको एक यहाँ पे जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, बर्नौलीज, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बर्नौली ने क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले देखो, जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एक जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम कब लगा रहे होते हैं ये इसको जानो। हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन उस वक्त लगा रहे होते हैं जब आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नहीं जीरो हो रहा होता है, या फिर जब आपका मतलब एक्सटर्नल फोर्स रहता ही नहीं है, ठीक है। पहला कंडीशन हम ये एज्यूम करते हैं। सेकंड कंडीशन हम क्या एज्यूम क्या करते हैं, मतलब जानते हैं, मतलब कि या तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। सेकंड कंडीशन हमारा क्या रहता है कि देयर इज नो नॉन, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो वो आपकी एनर्जी को घटाएगा, ठीक, कहीं ना कहीं आपका एनर्जी किसी और तौर पे डिसिपेट करने लगेगा, जैसे कि फ्रिक्शन। तो अगर मान लो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या फिर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो आपका जो वर्क वहाँ वो कंडीशन बनता है वो प्रॉपर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का बनता है। इट मीन्स कि जो आपका एनर्जी इनिशियल था वही आपका फाइनल एनर्जी हो गया, मतलब कि सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व हो गया, जो इनिशियली था वही फाइनली भी है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो लेट्स से कि अगर लेट्स से कि आप जब से सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो होता क्या है कि एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसमिट होने लगती है। जैसे कि आपने बॉल को फेंका, ठीक है, तो आपने किसी v वेलोसिटी से फेंका, तो ये सबसे पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, और जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाती है तो वो वेलोसिटी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो, और वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी उसका क्या हुआ, कंजर्व हुआ। पहले जो उसके पास हाफ एम वी वन स्क्वायर का, जैसे लेट्स से कि v1 से आपने फेंका था, काइनेटिक एनर्जी था, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके mgh हो गया, तो वो हाफ एम वी वन स्क्वायर जो है mgh के बराबर ही हो जाता है। पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। सिमिलरली अगर आप ड्रॉप करो तो उसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस मान रहे हो, और आपको पता होगा, मुझे आई होप कि पता होगा कि वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि जब हम इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट से आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया आपने, तो सेम क्या हुआ, आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली। तो यहाँ पे भी बर्नौली ने क्या फाइंड किया कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वो फ्लूइड की कंडीशंस है वही कि आइडियल फ्लूइड है जिसमें कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है थ्रू आउट द लिक्विड क्या है, सेम हो रहा है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है, ठीक है, विस्कोसिटी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से एक देखा कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसमें इन्होंने पाया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने क्या पाया कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब कि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 था वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 रह गया। तो मतलब कि ET at point 1 is equals to ET at point 2, ठीक है। तो ET is nothing but total energy, ठीक है, ET is nothing but total energy, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो ये आपका कंडीशन है, क्लियर है ना। तो यही आपका कंडीशन है। तो ये बेसिकली कि टोटल एनर्जी जो पॉइंट 1 पे है वही आपका टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 है। तो यहाँ से इन्होंने टोटल एनर्जी को कैसे लिखा, तो इन्होंने 3 टर्म लाया। अब उस 3 टर्म को आप अच्छे से देखो। उन्होंने क्या बोला कि एक काइनेटिक एनर्जी था, जो कि होता भी है, हमने मैकेनिकल एनर्जी में देखा, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है आपको पता है, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर उन्होंने बोला एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, सही बात है, ठीक है। तो इसका फॉर्म कैसा होता है, mgh, ठीक है। और तीसरा टर्म उन्होंने प्रेशर एनर्जी बोला, जिसको मैं स्मॉल p कैपिटल ई से लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसको मैं आप कभी बुक पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, बट प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बर्नौली लगाऊंगा जहाँ पे कि मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी जो पॉइंट 1 पे है वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 है, एंड दिस टोटल एनर्जी इज कंप्राइज ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, यही तीनों मिलके क्या बनाता है आपका ET,
बेसिकली टोटल एनर्जी, ये तीनों मिलके आपका टोटल एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है प्रेशर एनर्जी। तो ये प्रेशर एनर्जी कुछ नहीं होता, ये प्रेशर एनर्जी जो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। क्लियर है। तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट को मैं एनालाइज करूंगा, एकदम छोटा सा पैकेट ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है, पैकेट ऑफ अ फ्लूइड। अगर देखो, क्या मैं क्यों एक छोटा सा पैकेट ऑफ द फ्लूइड को एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है। तो मैं अगर एक पैकेट पे ही एनालाइज कर लूँ, तो मैं थ्रू आउट द पूरे फ्लूइड पे भी मेरा वही सेम रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है तो इट मीन्स कि ईच एंड एवरी पार्टिकल का एनर्जी कंजर्व हो रहा है। तो मैं सिर्फ पैकेट ऑफ फ्लूइड पे या एनालाइजमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि इस पैकेट ऑफ फ्लूइड का, मैंने एक एनालाइजमेंट किया कि इस पैकेट ऑफ फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उसको मैंने डेल्टा वी बोल दिया, वॉल्यूम को मैंने डेल्टा वी बोल दिया, ठीक है। मास को मैंने एम मान लिया, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसको मैंने रो मान लिया, ठीक है। अब लिखो एनर्जी टोटल एट 1 इक्वल्स टू एनर्जी टोटल एट 2। क्लियर है। अब यहाँ से जब मैं एनर्जी टोटल एट 1 इक्वल्स टू एनर्जी टोटल एट 2 लिखूंगा, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ एम जी एच वन प्लस ऑफ प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू डेल्टा वॉल्यूम। तो यहाँ पे पॉइंट वन पे प्रेशर कितना है, P1 है, पॉइंट वन पे प्रेशर इज P1। अगर मैंने नहीं एज्यूम किया तो लेट्स से कि यहाँ पे पॉइंट वन पे प्रेशर जो है P1 है एंड पॉइंट टू पे प्रेशर जो है P2 है, मान लो, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पॉइंट वन पे प्रेशर जो है P1 है यहाँ पे, और पॉइंट टू पे प्रेशर P2 है। V2 जो है इसकी, V2 और V1 ये क्या है, वेलोसिटीज है ऑफ फ्लूइड एट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये पैकेट ऑफ आपका फ्लूइड हो गया, ठीक है। और ये H1 है, ठीक है, इस पॉइंट वन का डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट से, और ये H2 है। और यही रेफरेंस पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया कि पोटेंशियल जो है क्या होगा यहाँ पे, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पे मैंने इसको जीरो मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये टोटल मैं लिख रहा हूँ, तो ये प्लस प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, P1 इंटू डेल्टा वी, प्रेशर इंटू डेल्टा वॉल्यूम होता है। डेल्टा वी ही मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम जो है थ्रू आउट एक पैकेट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं पूरे फ्लूइड को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक पैकेट को एनालाइज कर रहा हूँ, तो वो थ्रू आउट जो अपनी जर्नी में 1 से लेके 2 में उसका वॉल्यूम तो वही रहने वाला है, मास भी वही रहने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे सेम है, सिर्फ उसका क्या चेंज हुआ, पॉइंट वन पे उसका प्रेशर P1 था, उस पर प्रेशर लग रहा था, और पॉइंट टू पे उस पर क्या प्रेशर लग रहा है, P2 लगेगा। यहाँ पे पॉइंट टू पे P2 है ना, दिस इज P2। चलो अब इसके बारे में लिखो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैं बोल देता हूँ कि हाफ एम तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, कितना हो गया ये, हाफ एम V2 स्क्वायर, प्लस ऑफ अगेन यहाँ पे मास वही रहने वाला, ये mgh2 हो जाएगा, प्लस ऑफ प्रेशर P2 हो गया डेल्टा वी, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं मास को डेंसिटी इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूँ, दिस डेल्टा वी इज वॉल्यूम ओनली, राइट। तो मैं मास को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, हर जगह पे मास को मैं इसी से रिप्लेस कर दूंगा। तो हाफ रो डेल्टा वी इंटू V1 स्क्वायर प्लस ऑफ रो डेल्टा वी H1 प्लस ऑफ P1 डेल्टा वी इक्वल्स टू हाफ रो डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी की जगह पे ये रो डेल्टा वी आपका मास हो गया V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ रो डेल्टा वी GH2 प्लस ऑफ P2 डेल्टा वी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे मेरे इक्वेशंस तो आ गए, अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ कि मेरा जो है डेल्टा ये टर्म क्या हो गया तुम्हारा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये टर्म क्या हो गया तुम्हारा, प्रेशर एनर्जी हो गया। लाइक वाइज ये भी काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेल्टा वी से सारे टर्म को मैंने डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि डेल्टा वी मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैंने दोनों जगह पे डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ से डेल्टा वी कैंसिल, प्लस ऑफ रो H1 प्लस ऑफ P1 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई थिंक जी मिस कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो mgh1 है, ठीक है। तो m आपका रो डेल्टा वी हो गया, तो ये तो m हो गया, लेकिन g को मैंने मिस कर दिया, ठीक है, दिस इज माय बैड। तो यहाँ पे अगर आप अब फिर से फर्दर लिखोगे तो यहाँ पे रो H1G लिख देना, ठीक है, प्लस ऑफ P1, माइन्यूट सा मिस्टेक, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। रो GH2 हो गया प्लस ऑफ P2 हो गया,
ठीक है, तो यहाँ से एक मेरे को टर्मिनोलॉजीज आई। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं जाऊँगा उस पे। हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ पी इक्वल्स टू कांस्टेंट मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों मैं बोलूँगा? क्योंकि ये टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म्स इज इक्वल, और जो पॉइंट 1 पे है वही पॉइंट 2 पे है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूँ तो मैं क्या बोलूँगा? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ पी इज कांस्टेंट, जहाँ पे कि पी प्रेशर हो गया, रो जी एच आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, और हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से आया हुआ टर्म है। मैं आया हुआ बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, इसका आप बता सकते हो कि दिस इज व्हाट? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये भी काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब तक यहाँ पे वॉल्यूम था तब बन रहा था। अगर ये देखो, इसको अगर आप लिखो तो रो तो आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और ये स्पीड का स्क्वायर हो गया, या वॉल्यूम वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अगर लेट से, ठीक है, और ये केजी है, ठीक है, और ये केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हुआ ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए व्हाट आई मेंट टू से इज कि ये डेंसिटी जो हो गया, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और ये कितना है? ये स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर है, ठीक है, या वेलोसिटी लिखो, जो भी, मैं फिलहाल स्पीड लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में ये मास, मास तो होता है, ठीक है, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर होता है ना, और हाफ तो हर जगह रहता ही है, तो यहाँ भी हाफ दे दो, यहाँ भी हाफ दे दो, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गया? और इसको तो मैंने जनरल टर्म में लिखा है, तो ये भी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ये भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? थिंक ऑफ इट। ये तो प्रेशर है, चलो, पी इज प्रेशर, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा। पी तो प्रेशर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी था, क्योंकि मैंने एज इट इज हाफ एम वी स्क्वायर को रो डेल्टा वी लिखा, सब जगह लिखा, उसके बाद मैंने बोला डेल्टा वी कॉमन है। तो आप फिर भी अगर इसको काइनेटिक एनर्जी बोलोगे, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, तो इज इट करेक्ट? नो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म है और काइनेटिक एनर्जी ये टर्म है। आप तो आप यहाँ से यहाँ जो आए, इस स्टेप से इस स्टेप आने में आपने डेल्टा वी से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मैं जनरल फार्मूला को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लिखूंगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वाज प्रेशर एनर्जी, नाउ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और नहीं तो अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखोगे तो इक्वल्स टू ये प्रेशर है, ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से लाइकवाइज आप आरएचएस में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है आपका? पी डेल्टा वी डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया आपने डेल्टा वी, तो प्रेशर ही निकल गया, तो इसलिए इसको प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये है, और ये आपका पूछा है, आई थिंक जेई मेंस में पूछा है आपका ऑप्शंस में, ठीक है, कि ये टर्म बताओ ये क्या होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो बेसिकली अब हमने इसको जनरलाइज करके क्या लिखा, हमने क्या पाया? बर्नौली ने क्या बोला? बर्नौली ने बोला कि सिंस की हाफ, मतलब 1 पे जितना भी आपका एनर्जी आ रहा है वो 2 का आ रहा है, और ये टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन प्लस पी वन इक्वल्स टू हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू प्लस पी टू। तो इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखे तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही टर्मिनोलॉजीज आई थी, एंड दिस इज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। किसी किसी जगह पे आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, रो से वो डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ जी एच प्लस पी बाय रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस केस में आपका ये अब ये वी स्क्वायर बाय 2 का टर्म क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या है? डेंसिटी। इसी तरीके से ये प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेसिकली आपने फर्दर डेंसिटी से भी डिवाइड कर दिया ना, तो ये इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप इसको? प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे भी तो आपका आएगा, यही टर्म आएगा, वी स्क्वायर बाय 2। कैसे? तो देखो, हाफ काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम आपका वॉल्यूम के टर्म में आ गया और डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिखते थे? रो को हम लिखते थे मास बाय वॉल्यूम,
ठीक है। तो मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास बाय रो, तो यहाँ पे मैं एम बाय रो लिख लूंगा, और इसको भी मैं रो लिख दूंगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मास मास कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बाय टू आ गया। फर्दर आप इन सबको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट इसका मतलब आपका सही है, ये वेरीफाई करने का तरीका हुआ। ठीक है। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका बर्नौलीज इक्वेशन है। तो मैं आज बर्नौलीज इक्वेशन ही तक रखूंगा, वेंचुरी मीटर को मैं नहीं रखूंगा। मैं इसीलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर लंबा हो, मैं छोटा ही लेक्चर रखूंगा। मैं फर्दर एक क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, नॉट रिलेटेड टू दिस वन बट रिलेटेड टू द स्टैटिक फ्लूइड, क्योंकि मुझे एक करवाना था, एक अच्छा क्वेश्चन, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर मैं आगे वेंचुरी मीटर और ये सब भी समझाऊंगा। लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि आप अच्छे से समझो कि बर्नौलीज होता क्या है। तो बर्नौलीज इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ फ्लूइड। और किसका? डायनेमिक फ्लूइड का। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्लूइड इज नॉट एट रेस्ट, दिस इज नॉट ए केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, दिस इज प्रॉपर्ली ए केस ऑफ डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रहना चाहिए कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जनरल टर्म ये कांस्टेंट रहता है। किस लिए कांस्टेंट रहता है? क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। एक एक्स्ट्रा टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो रहते ही है, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, वो क्या है? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट प्रेशर इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ विच, वो पैकेट का, एक फ्लूइड का। अगर एक पैकेट ऑफ फ्लूइड पे आप लगा दोगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो इंटायर फ्लूइड पे भी लगेगा। तो हमने सिर्फ पैकेट पे लगा दिया, जिसका कि हमने मास को एम, डेंसिटी को रो और वॉल्यूम को डेल्टा वी माना। ठीक है, वहां से हमने लगाया और मुझे ये इक्वेशन मिला। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन मिला। क्लियर है? तो यही आपका आता है। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।